हम साउथ एशियंस का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आ जाती है और उसकी वजह से वो अंडर प्रेशर होता है। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम Q&A की बात करेंगे। अगेन क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है जिसके अंदर मेरे पास आप लोग ईमेल करते हैं, मैं उन ईमेल्स को पढ़ता हूँ। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करती हैं इस तरह की वीडियोस, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक सच वीडियोस। और फिर जो कमेंट्स आते हैं उसमें मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और नई इंसाइट्स मिलती हैं। सो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एक ईमेल पढ़ेंगे दोबारा से, जिसके अंदर ये एक बहुत एक एक वैसे तो बहुत बड़ी ईमेल है, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट ये था कि जिसमें वो खुद अपने घर के सबसे बड़े हैं और उसकी वजह से उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसकी वजह से वो जो कुछ उनके अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर पोटेंशियल है वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है। और फिर कोई अगर स्टेप लेते हैं तो वो पीछे जो फैमिली लेट्स से पेरेंट्स हैं और जो जो बाकी के लोग हैं वो लोग उसमें अफेक्ट होंगे क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं आ पाएगी। तो विदाउट फर्दर टू ईमेल की तरफ चलते हैं। ईमेल है अगेन मैं इस जो भी कंटेंट बना रहा होता हूँ उसके अंदर जब भी ईमेल्स पढ़ता हूँ तो उसके अंदर हमेशा नाम और जितनी भी डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो मैं हाइड कर देता हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। एंड इस केस में भी ऐसा ही है। सो माई नेम इज़, नाम मैंने हटा दिया, एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव बिन वर्किंग इन द यूएई सिंस 2022 एज अ, वो मैंने हटा दिया है जो उनकी डेजिग्नेशन थी। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बांग्लादेश। आई हैव कन्फर्म्ड हिम कि मैं नाम ले लूँ आपको एज बांग्लादेश की तरफ से अगर आप हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए। उन्होंने बोला नहीं, मसला नहीं है, नाम ले सकते हैं बांग्लादेश का। एंड होल्ड अ बांग्लादेशी पासपोर्ट एज वेल। करंट जॉब वो भी मैंने ओमिट कर दिया, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है जिसमें ये काम करते हैं और उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ये भी मुझे आइडिया है। स्टेटस है इनका सिंगल, क्वालिफिकेशन है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ, एक यूनिवर्सिटी है हंगरी के अंदर, वहाँ से उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, बैचलर्स कंप्लीट किया है। स्कूलिंग उनकी यहीं से थी, यूएई से। आई वाज रेज्ड हियर, माय पेरेंट्स मूव बैक ड्यू टू कोविड एंड फाइनेंशियल इश्यूज। करंट सीटीसी, अच्छा ये सीटीसी का जो जो वर्ड है ये प्रॉब्ली इंडियन टर्म है। आई थिंक कॉस्ट टू कंपनी होती है। तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट टू कंपनी 8,000 दिरहम्स, अकोमोडेशन इज सेपरेट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो ये आई थिंक सीटीसी का जो एब्रीविएशन है ये डिफरेंट है और आपका मतलब ये है कि ये आपको कैश इन हैंड इतना मिलता है। तो सीटीसी एक अलग चीज़ होती है जो कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, प्रॉबली बांग्लादेशी कॉन्टेक्स्ट भी वही होगा। पाकिस्तान में हम उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, यूएई के अंदर भी हम उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो 8,000 दिरहम्स का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी जो अमाउंट है ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर आती है। अकोमोडेशन इज सेपरेट, सो यू हैव अ लॉट ऑफ लीवे कि आपको एक अकोमोडेशन मिली हुई है आपकी कंपनी की तरफ से। अच्छा उसके बाद एसेट्स इनहेरिटेंस कोई भी नहीं है, निल एट द मोमेंट, नो कैश एसेट्स इनहेरिटेड आइदर, ऑल सेल्फ अर्न। सेविंग जो है 50,000 दिरहम की है, जो कि नॉट बैड बिकॉज आपने जॉब स्टार्ट की है लेट्स से 2022 के अंदर, राइट? आपने जॉब स्टार्ट की है, मैं इसमें देखता हूँ, यस 2022 के अंदर आपने जॉब स्टार्ट की है और 2022 के हिसाब से 2023 24 2 साल के अंदर आपने 8,000 दिरहम्स आपकी सैलरी है और उसके अंदर आपने जो सेव किया है वो 50,000 दिरहम्स सेव किया है, विच इज़ नॉट बैड। आपने 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट हर साल 25,000 दिरहम यानी कि महीने के ऑलमोस्ट 2,000 दिरहम सेव कर रहे हैं आप, विच इज़ 2,000 AED फ्रॉम योर 8,000 AD इनकम, जिसमें आप इसका मतलब एक खर्च कर रहे हैं 6,000 AED मंथली आपके खर्च हो रहे हैं। अब आप कह रहे हैं आपकी अकोमोडेशन आपकी कंपनी ने दी हुई है, फिर भी आपके 6,000 दिरहम्स खर्च हो रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। लाइबिलिटीज़ कोई पर्सनल लोन नहीं है। आई हैव अ कार लोन विच आई पे 750 दिरहम्स, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, 40 इंस्टॉलमेंट अभी रहती हैं, विच इज़ नॉट अ बर्डन एट ऑल बिकॉज एसेंशियल्स, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल इन माई केस, आई कैन पे ऑफ using money from my saving account if I need to. No other installment here or back home as well. Expenses जो हैं इनके in total including my loan sending money back, the entire family back home is dependent on my income. अच्छा ये जो मसला है ना, this is the thing I was talking about in the beginning। जो सबसे बड़ा होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसमें ब्रदर की एजुकेशन, फ्यूल स्पेंस, मंथली लिविंग कॉस्ट एक्सेट्रा is equals to 6,000 dirhams monthly saving minus 2,000 dirhams
आई डोंट नो, आई मीन ये आपकी जो ये जो मंथली सेविंग है, जो मैंने सही कहा था, इनफैक्ट मैंने ये पढ़ा नहीं था आगे, लेकिन 2000 दिरहम्स आप जो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपकी मंथली सेविंग है। और जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है वो 6000 दिरहम। अब इसके अंदर मैंने मुझे नहीं पता कि आपका जो पैसे वहाँ बांग्लादेश में भेजने हैं और आपके यहाँ पर जो स्पेंड हो रहे हैं वो कितने हैं, लेकिन 6000 दिरहम इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। मेरे ख्याल से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, और अगर आपने जो बताया कि आपके घर पे एक आपका भाई है और पेरेंट्स हैं, तो 2000 dirhams, 3000 dirhams would be enough to sustain the full family. But sustaining the full family is also difficult. मतलब एक बंदे के ऊपर फिर पीछे पूरा, और आपकी सैलरी भी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी 3000 dirhams में पूरा हो सकता है। आप मेरे ख्याल से 2000 dirham में यहाँ पर गुजारा कर सकते हैं जब आपकी अकोमोडेशन सेटल्ड है। तो और चलें 2000 नहीं तो 3000 दिरहम में कर लेंगे, तो 6000 दिरहम आपके हैं और फिर 2000 दिरहम्स आपके बच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ इसी तरह से सिनेरियो होगा। डिस्क्लोजर, यू कैन यूज़ माई केस स्टडी ऑल फॉर ऑल द यंग साउथ एशियन एक्सपर्ट हु आर बेसिकली स्टैंडर्ड एंड कन्फ्यूज टू हाउ टू प्रोग्रेस फ्रॉम हेयर एंड what the future holds. Please hide my identity for privacy reason. अच्छा, माई प्रॉब्लम एंड एडवाइस। तो अब अगर हम इसकी बात करें, तो लाइक मैनी, आई हैव फॉलोड यू for some time now, and your niche UAE expat finances is something I totally can relate to, and it's always beneficial for people like us. I watch your videos and discuss them with my family, with my friends and colleagues around, because we all relate to it. चलें, ये तो हो गई बात। माई प्रॉब्लम, अच्छा, अब इनकी प्रॉब्लम की बात करते हैं। आई एम currently going through a mental block, and my mind is numb on what to do, on what to do look forward to ahead. Having a restless personality to keep myself always engaged, I try to do small work outside my job, from car pick to and drop to reselling the items to doing documentation and visa application for people. For some, I am not very regular with it. अच्छा, मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि जो भी वो साइड हसल्स कर रहे हैं, ही इज़ नॉट वेरी रेगुलर टू इट। दिस मनी entirely goes टू माई शॉपिंग, ट्रैवलिंग और एनी काइंड ऑफ लग्जरी। अब आई एम नॉट श्योर कि ये जो बात आपने कही है, इससे आप कितने पैसे बना रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि दिस मनी entirely goes into my shopping, traveling और any kind of luxury which otherwise I would have not opted. I don't know, I mean, ये वेग सा सेंटेंस है। माई पैशन and aim have always been to run a business and be self-employed. I have had multiple small business, mainly gigs since my university days back in Europe and बांग्लादेश। अच्छा, ये यूरोप में, हंगरी में रह चुके हैं और बांग्लादेश में खुद बांग्लादेश के हैं, तो वो जाते गए होंगे किसी टाइम पे, which have failed over time. Fast forward here, I'm working 9 to 5 to make ends meet for me and my family. I will give it a shot again when I can afford to. तो जब दोबारा से ये कह रहे हैं कि थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो फिर मैं ट्राई करूँगा बिज़नेस की। नो रियल हॉबीज़, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, नो जिम एट ऑल, नो जिम, ऑल स्टॉप post university. Recent events in Bangladesh really got me thinking about moving abroad and getting passport, and how essential it is. I have no connection or assets in Bangladesh, so I am losing nothing. Adjusting with people there is a task I do not wish to take it. My biggest advantage, I feel, is my age here. The younger I move, the easier for me to adjust to a new country. So आई कैन अंडरस्टैंड हेयर, बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं, रिसेंटली मैंने भी काफ़ी जो कुछ मेरे जानने वाले बांग्लादेश के लोग थे, उनसे जब मैंने बात की तो वो लोग भी अपसेट थे, जो भी सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश के अंदर। और साउथ एशिया में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन पॉलिटिकल रहती हैं, लेकिन इवेंचुअली इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरह से चलती रहेंगी। ज़्यादा डिसहार्ट होने की बात नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ समथिंग विच विल हील एवरीथिंग। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी इस वक्त काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत इवन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स एज वेल, दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर डूइंग वेल। इसी तरह से बांग्लादेश में भी होंगे बहुत सारे लोग। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं, कंट्रीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हैं आजकल के ज़माने में ऑनलाइन रहते हुए, वो चीज़ें पहले नहीं कर सकते थे। तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट। If I had around 2 to 3,000 300,000 dirhams in the bank, I would have given masters
abroad a shot following by a permanent residency, as I really have nothing to lose yet. I don't have a career, no specialization, just a job which anyone can do. I do have skills that I can capitalize on, but needs little direction, guidance and polishing. Would later come back to Middle East with a better passport. तो ये तो खैर सबकी ख्वाहिश होती है जाने से पहले यहाँ पर, कि जब हम जाएंगे यहाँ से तो वापस आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास बेहतर पासपोर्ट होगा और उसके बाद हम दोबारा से जॉब करना शुरू कर देंगे यहाँ पर, और उसमें शायद बेहतर हमारी इनकम हो। तो इनका कहना ये है कि 2 लाख 3 लाख दिरहम अगर जेब में होते, पास आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए होते, तो आप बहुत आराम से एक स्टेप लेते और मास्टर्स करने चले जाते हो। फिर वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली आपका जो पासपोर्ट होता है वो हो जाता, जॉब हो जाती, ये सारी चीज़ें हो जाती बाहर रहकर। लेकिन इतना सब कुछ भी अब इतना आसान नहीं रहा है। प्लस ये कि जो आपको चीज़ रोक रही है वो आपको एग्जैक्टली पैसे तो नहीं रोक रहे हैं, पैसे भी एक कंपोनेंट है, लेकिन आपकी फैमिली आपको परेशान कर रही है। क्योंकि परेशान तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आपकी फैमिली आपको इस चीज़ के लिए स्टेप लेने से रोक रही है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके लिए, अपने लिए तो शायद आप कुछ कर लें, लेकिन जो बैक होम पैसे भेज रहे हैं वो ड्राई अप हो जाएंगे। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और इसीलिए शुरू में मैंने थोड़ा सा इस बारे में बात की थी कि जो घर का सबसे बड़ा होता है उसको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, अपने जो मोटिव्स होते हैं, जो करना चाहता है वो, जस्ट बिकॉज उसको पूरे घर की जिम्मेदारी मिली हुई होती है। और बाय द वे ये चीज़ मैंने हर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के अंदर देखी है। मैं ख़ुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन उनसे जब मैं बात करता हूँ कि यार अच्छा अब आप रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करेंगे, तो उनका जवाब ये होता है कि यार हमारे बच्चे हैं, तो ये जब पढ़ लिख लेंगे तो फिर वो जो दूसरा वाला है, जो सेकंड वन है, थर्ड वन है, उसको वो हेल्प आउट करेंगे और वो उसके साथ मतलब हमें पता है कि वो ऑटोमेटिकली जब एक को भेज देंगे तो दूसरे को वो हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल सही है, वो आपके जो सिबलिंग्स होते हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इसकी वजह से आप ये नहीं हो सकता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएँ। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि जो जो भी बड़े के लिए कर रहे हैं वही छोटों के लिए भी उसी हिसाब से सोचें, और ये ना सोचें कि जो बड़ा वाला है वो आपको सारी चीज़ें करके देगा। आई हैव थॉट दिस थ्रू, माई बिगेस्ट कॉन वुड बी टू लीव, ये जो कंपनी का नाम है जिसमें ये काम करते हैं, एज इट सुपर सेफ एंड बेनिफिट्स आर ग्रेट एट दिस पॉइंट, इट्स अ प्लेस वेयर दे वोंट टर्मिनेट मी अनलेस आई रिज़ाइन। प्लस अच्छा, प्लस के बाद उन्होंने जो बात की है वो ये है कि उसके अंदर उन्होंने अपने पर्क्स बताए हैं जो उस कंपनी में रहते हुए हैं। तो भाई मेरे एक चीज़ आप नोट कर लें, ये जो पॉइंट है ना कि दे वोंट टर्मिनेट यू, ये भूल जाएं। सही है ना? ये चीज़ तो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर कभी भी हो सकती है, अच्छी से अच्छी कंपनी के अंदर कभी भी हो सकती है। सो दे वोंट टर्मिनेट यू, इसका तो आप अपने दिमाग से भी चीज़ निकाल दें, ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, अनलेस यू रिज़ाइन आप कह रहे हैं। सेकेंडली इज़ दैट माई फैमिली विल हैव नो इनकम टू सर्वाइव ऑन, ये आपका वैलिड पॉइंट है जिसको आई सेकेंड, बिकॉज यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप प्रॉबेबली अपना स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। माई रीज़न टू मूव बैक फ्रॉम हंगरी वॉज बिकॉज ऑफ कोविड एंड वेजेस वर सुपर लो फॉर माई सेल्फ टू सस्टेन, लेट अलोन माई फैमिली, एंड इट वॉज नॉट फीजिबल। बाय द वे ये बात बिल्कुल सही है, हंगरी इज़ वेरी चीप। मैंने इस पे बल्कि इनफैक्ट 3 पॉडकास्ट कर लिए अब तक, तीनों जैद के साथ की हैं। उनकी स्पेशलिटी है हंगरी की इमिग्रेशन, और उस पे वो बात करते हैं कि किस तरह से बिज़नेस इमिग्रेशन की जाती है। और इन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात की है कि हंगरी में आपको वेजेस कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, और एट द सेम टाइम आपको जॉब्स का भी मसला होता है। लेकिन बीइंग एन ईयू कंट्री, आप वहाँ पर जाकर अगर आप बिज़नेस सेटअप करते हैं, जैसे आप दुबई में बिज़नेस सेटअप करते हैं, जितना खर्चा आपको दुबई में आता है उतना ही खर्चा या थोड़ा सा आगे पीछे ज़्यादा हंगरी के अंदर आ जाएगा। और जब वो हंगरी के अंदर आप बिज़नेस करेंगे तो आपके पास ईयू का एक्सेस भी होगा, तो आपके पास ये ऑप्शन भी होगा कि आप ईयू में बिज़नेस कर सकते हैं। ईयू की मोबिलिटी मिल जाएगी आपको, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूँ जो कि जो भी वर्क परमिट का जो प्रोसेस है इसको करते हैं और हंगरी में मूव भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास 1 साल का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा मिलता है और वो रेजिडेंस परमिट होता है। तो वो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। वो तीनों पॉडकास्ट मैंने लगाई हुई हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में फर्दर डिटेल में बात हुई थी, लेकिन तीनों पॉडकास्ट का लिंक मैंने लगा दिया है, जैद के साथ मैंने की थी। इसके बाद तो ये बात बिल्कुल सही है हंगरी की, कि हंगरी में शायद जो आप एज अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब पे जाएं तो वो थोड़ा सा शायद फ़ीज़िबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप
बिज़नेस पर्पस से जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और ऑनलाइन बिज़नेस के पर्पस से। अच्छा, एट दिस पॉइंट आई डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट दिस। मैरिज इज़ समथिंग आई रियली would like to do, but I myself is concerned, don't get me wrong, alhamdulillah, I'm so much better than a lot of people around me. Everything is going smooth for me, but just need a guidance and an action plan to move forward from this. What is your suggestion, sir? Do let me know if you need any clarification to understand my case, will mean a lot. अच्छा, इसमें मैंने इनसे दो तीन चीज़ें पूछी थी जिसके अंदर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था, और हमने बात की थी कि हंगरी, आपने हंगरी क्यों छोड़ा था? तो वो मैंने, खैर अभी मैं उसके रिप्लाई में नहीं जा रहा, लेकिन हंगरी छोड़ने का जो मेजर रीज़न था उनका, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोविड का टाइम था, और उसके अंदर सैलरी ज़्यादा नहीं थी, और वहाँ पर इश्यूज़ हो गए थे, प्लस ये कि वहाँ एक्सपेंसिव था, आपको वीज़े के मसले आ रहे थे, तो ये मल्टीपल चीज़ें आ रही थी। आई हैड अ स्मॉल टूरिज़्म बिज़नेस, ये मुझे बाद में उन्होंने बताया था कि कोई छोटा सा टूरिज़्म बिज़नेस भी था, लेकिन रजिस्टर करने में प्रॉब्लम थी, थोड़े से पैसे एक्सपेंसिव हो रहा था वो, और उनकी मदर की तबीयत भी सही नहीं थी, तो वो बांग्लादेश वापस चली गई थी, तो कुछ रीजंस इस तरह के थे। बट एनीवेज, यहाँ पर पॉइंट यही है कि जो लोग मिडल ईस्ट में फंसते हैं, उनका ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, यहाँ पर रहने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो लोग कनाडा यूएस चले आते हैं, उनके अपने मसले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ पर 8,000 दिरहम्स इज़ नॉट अ, आई वुड से गुड, लेट्स से सैलरी, बट इट्स नॉट बैड एज वेल। आई मीन, एक सिंगल पर्सन के लिए जिसकी अकोमोडेशन ऑलरेडी पेड ऑफ है, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, उसको और बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए 8,000 दिरहम्स बुरे नहीं है। उसमें आप आराम से अपनी शादी भी कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं। वो एक अलग बात है जो आप कह रहे हैं, आपका जो कंसर्न है कि जो आप काम कर रहे हैं ये एक नॉर्मल काम है और इसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। आजकल एआई का ज़माना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो बात बिल्कुल सही है। एंड गुड दैट यू हैव दिस इन योर माइंड एज वेल, कि ये चीज़ एक डेंजर है, जो कि अगर आप कोई स्पेशलिस्ट जॉब के अंदर नहीं है। दूसरा, आपने जिस तरह से कहा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अगर इनफैक्ट आपको पैसे बढ़ते हैं आपके किसी भी तरह से, और इस जॉब में रहते हुए शायद पैसे ना बढ़े, तो आपको शायद जॉब चेंज करने पड़े, क्योंकि आपकी अपनी एक स्किल सेट है जो कि डेवलप नहीं हो पाएगा यहाँ पर रहते हुए। जो या तो आप खुद करें, लेट्स से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी ही पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर काम करते हैं थोड़ा सा, तो टाइम बहुत है आपके पास, दिस इज़ वन थिंग आई नो। एंड देन आपकी एज भी कम है, तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ हैं इस वक्त। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 1 से 2 साल अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, तो आई एम 100% श्योर कि आप बेहतर जा सकते हैं। और ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि जो मैं देखता हूँ, जो जो बच्चे या जो लोग यहाँ से पढ़ते हैं, यूएई से पढ़ते हैं, उनके अंदर एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाते, बट एट द सेम टाइम वो लोग इंग्लिश में आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं। आपकी ईमेल मैंने देखी तो इतनी बुरी रिटन नहीं थी, सही रिटन थी, आप उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग एज आई सेड बिफोर के काम कर सकते हैं, उस पर लिंक्डइन पे काम कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली वीडियो फॉर्मेट के ऊपर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं सबको बोलता हूँ कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब्स के अंदर, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू करें, ऑटोमेटिकली आपके लिए लिंक्डइन इज़ वेरी पावरफुल टूल। सो अगर उसको यूज़ करते हुए आप अपनी नई जॉब सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, जॉब, जब तक मैं जॉब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपके पास अभी जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है वो यही है कि आप जॉब के थ्रू ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जो दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें मास्टर्स करना, उसके लिए आपके पास फंड्स भी नहीं है, और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वो स्टार्ट करते हैं तो आपकी फैमिली बैक होम, उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जो आपको देखनी चाहिए। सबसे फोरमोस्ट जो है, आपको थोड़ा सा अपने बजट को देखना चाहिए कि 2,000 से ज़्यादा आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगले 1 साल के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी पर्सनल ब्रांड ऐसी हो जाए कि लिंक्डइन बहुत ज़बरदस्त हो जाए, आपका लोग आपको खुद अप्रोच करें। कुछ इस तरह की जिस जिस डोमेन में आप हैं, जिस कंपनी के अंदर आप हैं, आप बहुत आराम से बहुत अच्छा एक डोमेन अपना क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर कि उसमें हो सकता है। तो आपको खुद को पता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपकी जिस जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को हमने ऑनलाइन ये काम करते हुए देखा है। तो ये चीज़ और मेरे ख्याल से कंपनी मना भी नहीं करती। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें इंप्रूव होना शुरू होंगी। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। मेरे पास जब भी कोई आता है यूएस के स्टॉक
स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं उसको हमेशा सर्वा या बराका की बात करता हूँ। इस जो सैलरी लेवल है आपका, उसके अंदर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं। उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले 500 दिरहम्स, 1000 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स, वट एवर द अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट। बट रिमेंबर कि जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको ये अगले लेट से 2 3 4 साल के अंदर ये पैसे चाहिए। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें स्टॉक मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो देखभाल के इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर करें। इसके ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आप उसको इन्वेस्ट ना करें। मैं कहता हूँ आप शुरू करें सर्वा जैसी चीज़ से शुरू करें, जो कि बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है। उसमें 500 दिरहम, 1000 दिरहम हर महीना डालें, ताकि आपको समझ में आए ये काम कैसे हो रहा है। इसके अलावा जो 50,000 दिरहम्स हैं जो आपके पास सेव हुए हैं, इनको एटलीस्ट किसी ऐसी जगह पे डालें जहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट हो, जिसके अंदर नेशनल बॉन्ड हो गया या वीओ बैंक हो गया, या इस तरह के कोई भी ऑप्शंस हो गए जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है। अपार्ट मैं सब नहीं बोलूँगा कि ऑफ कोर्स आप स्टॉक्स में डालें, क्योंकि वो एक रिस्कियर एसेट होता है, और यहाँ पर आपके पास इस वक्त बहुत बड़ा कोई रनवे नहीं है, और ये पैसे आपको बहुत करीब चाहिए हो सकते हैं। So work on these things, and I'm 100% sure you can come out of this situation. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 10,000 दिरहम्स के अंदर पूरी फैमिली 4 बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, स्कूल गोइंग किड्स के साथ रह रही है। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। ये चीज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा लाइफस्टाइल सपोर्ट कर रहे हैं अपने लिए। मैं पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, मैं मल्टीपल और टॉपिक्स पे बात करता हूँ, इमिग्रेशन के ऊपर बात करता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट पे बात करता हूँ। इसी तरह से मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट भी की हुई हैं, जिसमें मैं अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी। एक इंडियन थे जो मेरे पास आए थे, और उन्होंने मुझे बताया था किस तरह से वो दुबई के अंदर रहते हुए मल्टीपल अपनी इनकम स्ट्रीम्स बनाई हुई हैं उन्होंने, और किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसी तरह से एक और फ्रॉम द बिगिनिंग दे वर पाकिस्तानी, बट दे वर बॉर्न इन डेनमार्क, एंड देन वो यूएस चले गए थे, फिर वो यहाँ पर दुबई आ गए थे। उनके बारे में मैंने एक अलग से उनके साथ मैंने एक अलग से पॉडकास्ट की थी। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।